समधन जी, दहेज का सामान अपनी बेटी को इस्तेमाल करने के लिए दिया था, आपको नहीं। नई नवेली बहू रश्मि को आए हुए महीना भर भी नहीं हुआ था, पर पता नहीं क्यों चेहरे पर नूर नज़र नहीं आता था। शायद किसी बात से नाराज़ है। हर पल यही प्रतीत होता था। सास विमला जी ने कई बार पूछने की कोशिश भी की, पर हर बार रश्मि टाल जाती थी। विमला जी भी यह सोचती रह जाती कि क्या पता, अभी अभी शादी हुई है, नए घर में मन लगने में भी वक्त लगता है, इसलिए शायद बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही और चुप चुप रहती है। एक दिन अचानक बिना बताए ही रश्मि को लेने उसका भाई आ गया। अभी नई नई शादी हुई थी, इस कारण से विमला जी ने भी मना नहीं किया। बहू के जाने के बाद विमला जी ने अपने बेटे मुकेश से कहा, बेटा क्या बात है, बहू चुप चुप ही रहती है और चेहरे से भी लगता है जैसे कोई नाराज़गी हो। कोई बात है क्या? पता नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, मुकेश ने जवाब दिया। शायद मेरी गलतफहमी हो, पर फिर भी एक बार मन टटोल कर देख, क्या पता जो मुझसे ना बोल पा रही हो तुझसे बोल दे। ठीक है, जब आएगी तब बात करके देख लूँगा, कहकर मुकेश अपने ऑफिस चला गया। शाम को जब मुकेश घर आया तो देखा विमला जी उदास बैठी हैं। उन्हें यूं उदास देखकर मुकेश ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हो? मुकेश के सवाल पर विमला जी ने उसकी तरफ नज़रें उठाकर देखा और कहा, बेटा कल संडे है, तू एक काम कर, तेरा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर ले, मैं तेरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। अरे, अचानक से कमरा शिफ्ट करने के बाद कहाँ से आ गई, और क्या परेशानी है जो कमरा शिफ्ट कर रहे हो? मुकेश विमला जी के पास बैठता हुआ बोला, बेटा मैं अकेली तो जीव हूँ, तेरे पापा है नहीं, भला इतने बड़े कमरे का मैं क्या करूँगी, इसलिए बड़ा कमरा तू ले ले और मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। अरे माँ, रहने दो ना, क्या ज़रूरत है, आराम से रह तो रहे हैं, वैसे भी रश्मि है नहीं, वो क्या सोचेगी, और लोग रश्मि के बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। आते ही सास को उसके कमरे से निकाल दिया। मुकेश हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर विमला जी चुप हो गई, पर दूसरे दिन मुकेश के पीछे पड़कर उन्होंने कमरे शिफ्ट करवा ही दिए। जब सब सामान कमरों में शिफ्ट हो गया तो विमला जी बोली, बेटा एक काम कर, तेरे ससुराल से जो सोफ़े आए हैं वो भी यहीं कमरे में रख ले। उनकी बात सुनकर मुकेश बोला, माँ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, पड़े रहने दो ना बाहर, मेहमान आएंगे तो बाहर बैठने के काम में आएंगे। अरे पर हमारे अपने भी तो सोफ़े हैं ना, वो रख लेंगे हॉल में। अरे माँ कैसी बात कर रही हो, नए सोफ़े हैं, हॉल में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं, बहू के नए सोफ़े हैं, उसके कमरे में ही अच्छे लगेंगे। उनकी बात सुनकर मुकेश एक पल के लिए चुप हुआ, फिर बोला, किसी ने कुछ कहा क्या? अचानक से मुकेश के सवाल को सुनकर विमला जी झेप गई, फिर बोली, नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे कमरे में रख दो। आखिरकार सोफ़े रश्मि और मुकेश के कमरे में शिफ्ट कर दिए गए। दूसरे दिन मुकेश जब घर आया तो रश्मि आ चुकी थी। मुकेश को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि रश्मि का भी कुछ दिन आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। अक्सर मुकेश नोटिस करता था कि रश्मि और विमला जी के बीच में अजीब सा तनाव था, दोनों खुलकर बात नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद रश्मि दोबारा मायके गई। उस दिन भी मुकेश शाम को लौटा तो विमला जी चुपचाप उदास बैठी हुई थी। मुकेश ने फिर इसका कारण पूछा तो विमला जी ने कहा, बेटा तू पूजा घर मेरे कमरे में ही शिफ्ट करा दे, कम से कम सुबह मैं पूजा करूं तो तुम लोगों को डिस्टर्ब ना हो। अरे तुम्हें किसने कहा माँ कि हमें सुबह डिस्टर्ब होता है? उसकी बात सुनते ही विमला जी एकदम से हड़बड़ा गई। अरे वह किसी ने नहीं कहा, पर वो क्या मुझे दिखता नहीं है? तुम लोग भी डिस्टर्ब होते होंगे, बस तू तो पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट करा दे। इससे पहले कि मुकेश कुछ पूछता, विमला जी ऐसा कहकर रसोई में मुकेश के लिए चाय बनाने चली गई। अब मुकेश के मन में भी हलचल सी होने लगी थी। आखिर
कुछ तो है। जब भी रश्मि मायके जाती है तभी माँ ये सब अजीब क्यों जिद करती है। पहले कमरा और अब पूजा घर। जब रश्मि घर पर होती है तब भी माँ और उसके बीच अजीब सा तनाव लगता है। कुछ तो बात है पर माँ बता नहीं रही है। वहीं सोफे पर विमला जी का फ़ोन पड़ा हुआ था। मुकेश ने उठाकर चेक किया तो उसमें शाम को रश्मि की मम्मी का फ़ोन आया हुआ था। मुकेश को सच में अब तो कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा था। उसने दोबारा विमला जी से पूछा भी पर वो टाल गई। आखिरकार उनकी जिद के कारण मुकेश को पूजा घर भी उनके कमरे में शिफ्ट करना पड़ा और दूसरे दिन मुकेश जब घर लौटा तो वाकई वो देखकर हैरान रह गया कि रश्मि मायके से आ गई। पर जब माँ ही नहीं बताना चाहती तो आखिर मुकेश पूछे किससे। रश्मि से बात की तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, अब माँ की इच्छा की वो क्या करना चाहती है, मैं क्या कहूँ। इसके आगे मुकेश भी कुछ ना कह सका। पर शक का कीड़ा तो दिमाग में बैठ गया था। आखिर उसका शक यकीन में तब बदल गया जब कुछ दिन बाद रश्मि वापस मायके गई। इस बार विमला जी ने मुकेश से रश्मि के दहेज में आया हुआ टीवी रश्मि के कमरे में लगाने को कहा। इस बार मुकेश बिगड़ गया। ये क्या है माँ, आखिर ये क्या लगा रखा है आपने। जब भी रश्मि मायके जाती है आप बस यही बात करने लग जाती हो, इसको यहाँ सेट करो उसको वहाँ सेट करो। आखिर चल क्या रहा है आपके मन में, बताते क्यों नहीं हो आप। मुकेश की इस तरह चिल्लाते देखकर विमला जी की आंखों में आंसू आ गए और वह लगभग रोती हुई बोली, बेटा मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। आखिर मेरी उम्र कितनी बची है, मेरे कारण तुम्हारा घर ना बसे, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। विमला जी की बात सुनकर मुकेश हैरान हो गया। फिर बड़े प्यार से विमला जी से बोला, माँ सच सच बताओ हो क्या रहा है। रोते रोते विमला जी ने जो बात कही सुनकर मुकेश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रश्मि बार बार अपने मायके जाकर बैठ जाती। रश्मि के मायके जाते ही उसकी सास विमला जी अपने बेटे के सामने नई डिमांड रख देती थी। इस बार उन्होंने हॉल में लगा एलईडी टीवी बहू के कमरे में लगाने की डिमांड की थी, जिसे सुनकर मुकेश गुस्सा हो गया था। आखिर विमला जी को रोता देखकर मुकेश का मन रोने को कर रहा था, पर फिर भी उसने हिम्मत करके बड़े ही प्यार से विमला जी से पूछा, माँ आखिर बात क्या है, जब तक बताओगी नहीं समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। मुकेश को इस तरह बोलता देखकर विमला जी ने रोते रोते ही उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा पहले वादा कर तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मैं अकेली कैसे रहूँगी तेरे बिना, तेरे पापा भी नहीं हैं। भगवान के लिए मुझे वृद्धाश्रम भी मत छोड़ना बेटा। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करती हूँ, पता नहीं सब कुछ अपने आप हो जाता है। अरे माँ कैसी कैसी बात कर रही हो, जो भी है खुलकर बताओ। और मैं क्यों छोड़कर जाने लगा आपको। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बेटा हूँ आपका, आपके साथ ही रहूँगा। और कौन कह रहा है आपको कि मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ने वाला हूँ। ये घर आपका है, जिस दिन आपको ऐसा लगे मुझे घर से निकाल देना। जब विमला जी को मुकेश की बातों पर विश्वास हुआ तब जाकर विमला जी ने बोलना शुरू किया, याद है तुम्हारी शादी के बाद जब रश्मि का भाई उसे अचानक लेने आया था और वो मायके गई थी, तो मुझे तो यही लगा था कि उसके मायके वालों को उसकी याद आ रही है। लेकिन उसके जाने के बाद रश्मि की माँ का फ़ोन आया था, तब मुझे पता चला कि रश्मि ने ही उसे फ़ोन करके बुलाया था। समधन जी कह रही थी कि मैंने सारा दहेज अपनी बेटी और दामाद के इस्तेमाल के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान हॉल में रखवा दिया। सिर्फ एक पलंग, अलमारी और ड्रेसिंग उनके कमरे में रखकर आपने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। आपकी तो उम्र हो गई है, आप उस सामान को अपने पास रखकर क्या करेंगी, लेकिन कम से कम बच्चों की इच्छाओं का तो सम्मान कीजिए। अब तो मेरी बेटी उस घर में तभी आएगी जब उसके कमरे में ये सारा सामान सजेगा। अब तू ही बता बेटा कि तेरे उस छोटे से कमरे में सारा सामान कैसे आता।
इसलिए मैंने तुझसे कहा कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा कमरा ले ले। कम से कम बहू का दहेज का सामान तो आ ही जाएगा। लेकिन जब रश्मि दूसरी बार मायके गई तब भी मुझे यही लगा कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है, लेकिन यह भी मेरी गलतफहमी ही साबित हुई। रश्मि वहां पहुंची कि थोड़ी देर बाद में ही उसकी माँ का फ़ोन आ गया। कहने लगी कि रश्मि को मेरे कारण अपनी गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत होती है। बेचारी उनकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और आपका बेटा आपका लिहाज कर जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनका जीना दुश्वार करके रखो। आप तो सुबह सुबह अपने पूजा पाठ करने बैठ जाती हो, लेकिन मेरी बेटी की तो नींद खराब होती है। देखिए समधन जी, समझाना मेरा फ़र्ज़ है। आप तो अभी अभी नई सास बनी हैं, पर मुझे तो 200 बहुएं रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्ज़ी। अब समधन जी ने तुम्हारा ही नाम ले लिया था तो मुझे लगा कि तुम्हारी भी इसमें रजामंदी है, इसलिए मैंने पूजा घर भी अपने कमरे में शिफ्ट करवा लिया। लेकिन आज सिर्फ एक एलईडी के लिए उन्होंने मुझे कितना कुछ सुना दिया। कहते कहते विमला जी जोर जोर से रोने लगी। मुकेश खूब देर तक तो माँ को चुप कराने की कोशिश करता रहा। जब वे चुप नहीं हुई तो मुकेश उठकर रसोई में गया और पानी का गिलास भरकर ले आया और विमला जी को देकर चुप कराते हुए बोला, क्या कहा माँ? उन लोगों ने मुझे सब कुछ बताओ, मैं भी तो देखूं कौन किस हद तक जा सकता है। आखिर विमला जी थोड़ी तसल्ली खाकर बोली, समधन जी कह रही थी कि इस उम्र में क्या मोह माया के चक्कर में पड़े हो। मैंने एलईडी मेरी बेटी के दहेज में यह सोचकर दी थी कि मेरी बेटी दामाद एलईडी पर अपने कमरे में आराम से मूवी देखेंगे। वो लोग तो इसका कोई फ़ायदा उठा ही नहीं पाते। आपने तो एलईडी हॉल में लगवा दी। मेरी बेटी दामाद की मूवी की जगह इस पर आपके सत्संग चलते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी भी जिंदगी है। अगर पानी सिर से ऊपर निकल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटा बहू आपको छोड़कर अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले या फिर आपको वृद्ध आश्रम छोड़ आए। गलती सारी आपकी होगी, लेकिन बदनाम मेरी बेटी हो जाएगी। अब तू ही बता बेटा, मैंने उस समय भी तुझे कितना कहा था कि एलईडी अपने कमरे में लगा ले, लेकिन तू ही नहीं माना। मेरी क्या गलती? अब तो जब भी समधन जी का फ़ोन आता है या रश्मि मायके जाती है तो मुझे घबराहट सी होने लगती है कि अब क्या नया बखेड़ा होने वाला है। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने बहुत संघर्ष करके तुझे पाला है। सारे रिश्तेदार साथ छोड़ चुके थे। सोचा था पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए गई, कम से कम तेरी शादी के बाद सुकून के कुछ पल जी लूँगी। पर सच कहूँ तो अब मुझे बहुत डर लगता है। कहते कहते विमला जी के हाथ कांपने लगे थे और जीभ लड़खड़ाने लगी थी। ये देखकर मुकेश को अपनी माँ पर तरस तो रश्मि और उसकी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हालत कर दी उन लोगों ने मेरी माँ की। जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मुकेश विमला जी को हिम्मत देते हुए बोला, माँ आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्या? आपको शुरुआत में ही मुझे सब बातें बोल देनी चाहिए थी ना। बेवजह परेशान होती रही आप। अगर शुरुआत में ही आप बोल देती तो उसका हल तभी निकल जाता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से समधन जी बातें करती थी मुझे लगता था कि शायद इसमें तेरी भी रजामंदी है। एक दो बार सोचा भी कि तुझसे पूछ लूँ, फिर मुझे लगा कि सामान शिफ्ट करने से ही सारी समस्या का हल निकल रहा है तो गलत क्या है। पर इस बार तो समधन जी कुछ ज़्यादा ही बोल गई।
विमला जी, मैं अपनी तरफ से सफाई दी। वो अगर ज़्यादा बोलती नहीं तो शायद आप मुझे कुछ बताती भी नहीं। पर कोई बात नहीं, देर से ही सही, आखिर पता तो चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप परेशान मत होना माँ, अब इसका निर्णय तो मैं बहुत जल्दी ही करूँगा। मुकेश की बात सुनकर विमला जी घबराती हुई बोली, नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे कोई समस्या खड़ी हो, मेरे कारण तेरी गृहस्थी खराब हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती, इसमें दो लोगों का बराबर योगदान होता है। पर यहाँ तुम्हारी बहू योगदान देना नहीं बल्कि सिर्फ लेना जानती है, तो उसे उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। विश्वास करो माँ, मैं इस रिश्ते को सिर्फ एक मौका और दे रहा हूँ, नहीं तो जिस तरह का ये रिश्ता है ना, इसका टूट जाना ही बेहतर है। क्योंकि जिंदगी भर के दुख से एक बार का दुख बेहतर होता है। बस अपने बेटे पर विश्वास रखिए, कल का दिन कुछ अलग कहानी लेकर आएगा। मुकेश की इन बातों से विमला जी को काफ़ी हिम्मत मिली थी। दूसरे दिन जब विमला जी उठी तो देखा मुकेश जाग चुका था और फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद विमला जी चाय बनाकर ले आई और दोनों माँ बेटे चाय पीने बैठे। इतने में दरवाजे की डोरबेल बजी। विमला जी नहीं जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने 3 लोग खड़े थे। विमला जी ने हैरानी से उन लोगों से पूछा, आपको किससे मिलना है? तो उनमें से एक लड़का बोला, मैडम, हमें मुकेश भैया ने बुलाया है, आप उन्हें बुला दीजिए जो हम हमारा काम शुरू करें। इतने में खुद मुकेश बाहर आ गया और आते ही बोला, अरे आ गए आप लोग, चलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सामान उठाना है। इतने में विमला जी बोली, मुकेश कौन सा सामान उठाने की बात कर रहा है, मुझे बताएगा? आखिर चल क्या रहा है? माँ, बस मेरा साथ दो, हर समस्या का समाधान होता है। कोई सीधे तरीके से समझता है तो कोई दूसरे तरीके से। जिस तरह की हरकतें वो लोग कर चुके हैं उससे इतना तो समझ में आ गया कि उन्हें सीधा तरीका समझ में नहीं आता, तो बस अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन तू करना क्या चाहता है, मुझे बता तो सही। अभी भी विमला जी अपने बेटे से पूछे जा रही थी। माँ, बस 1 मिनट, मैं अभी आया, कहकर मुकेश उन लड़कों को कुछ समझाकर आ गया और आकर विमला जी से बोला, माँ, मुझ पर विश्वास रखो और मेरा साथ दो। थोड़ा सख्त तो आपको भी बनना पड़ेगा, बस इतना विश्वास दिलाता हूँ कि गलत कुछ नहीं होगा। फिर मुकेश ने अपनी योजना माँ को समझाई। सुनकर विमला जी बोली, सब ठीक तो होगा ना? अभी भी अपनी माँ को हैरान परेशान देखकर मुकेश बोला, अरे माँ, क्यों टेंशन ले रही हो? आर या पार, बस अब आप हिम्मत बनाए रखना, कहकर मुकेश अपनी योजना पर अमल करने लगा। 2 घंटे बाद मुकेश अपने ससुराल के दरवाजे पर था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, बड़े साले साहब ने आकर दरवाज़ा खोला। उस समय घर के लोग नाश्ता कर रहे थे। उसे घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। रश्मि की दोनों भाभी भी रसोई से निकलकर बाहर आ गई। वहीं खुद रश्मि और उसकी माँ उसे वहाँ देखकर हैरान थी। इतने में ससुर जी बोले, अरे मुकेश जी, आज अचानक आप यहाँ, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब खैरियत है। इतने में बड़े भैया भी बोले, अरे खड़े खड़े सब देख क्या रहे हो? मुकेश जी आए हैं, उनके लिए भी चाय नाश्ता लगवाओ। मुकेश ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस भी जाना है। वो तो मैं ये सामान यहीं रखवाने आया था। मुकेश की बात सुनकर सब आश्चर्य से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर रश्मि की माँ ने कहा, दामाद जी,
कौन सा सामान रखने की बात कर रहे हैं आप? उनकी बात सुनकर मुकेश मुस्कुराया और बोला, वही जो बाहर ट्रक में है। ट्रक में सब हैरान रह गए और फटाफट निकलकर बाहर आए। देखा तो ट्रक में वो सामान रखा था जो रश्मि के मायके वालों ने उसे दहेज में दिया था। उस सामान को देखकर घर के सब लोग प्रश्नवाचक नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहीं रश्मि कभी अपनी माँ को तो कभी मुकेश को देख रही थी। आस पड़ोस के लोगों को वहाँ खड़ा होकर बातें करते हैं देख रश्मि की मम्मी बोली, दामाद जी ये क्या हरकत है? आप भला ये सब सामान यहाँ क्यों लेकर आए हैं? यहाँ सब सामान लाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? देखिए बाहर सब लोग खड़े होकर कैसे बातें कर रहे हैं। रश्मि के पापा भी बोले, दामाद जी ये सब क्या है? मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुकेश हाथ जोड़कर समझाते हुए बोला, देखिए ससुर जी, ये दहेज आपकी बेटी का है जिसे आप लोगों ने दिया है, लेकिन वो घर तो मेरी माँ का है जो मेरे पिता ने बनवाया था। अब माँ ने साफ कह दिया है कि या तो तुम अपना नया मकान खरीद लो या फिर जिसका दहेज है उसके घर पहुँचा दो। मेरे घर में इस दहेज की कोई जगह नहीं। आखिर जब से ये दहेज घर आया है मेरा चैन और सुकून खो गया है। तभी बीच में रश्मि की माँ बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, आखिर समस्या क्या है आपकी? माँ को मुकेश मुस्कुरा करके बोला, बस यही सासू माँ कि अगर दहेज में आप मकान भी दे देती तो आपकी बेटी को थोड़ी सहूलियत हो जाती, उसे यूं परेशान नहीं होना पड़ता और उसे बार बार यूं मायके आकर नहीं बैठना पड़ता। मुकेश की बात सुनकर ससुर जी, बड़े भैया सासू माँ को घूर कर देख रहे थे। वहीं दोनों बहुओं की नज़र भी सासू माँ पर ही टिकी थी। सासू माँ ने तो चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर उनकी पोल जो खुल रही थी वो भी बेटे बहुओं के सामने। उन्हें समझ में आ गया था कि मुकेश को सब पता चल चुका है और इस बार समधन भी थोड़ी सख्त हो गई हैं। लेकिन इतने में रश्मि भी बोली, मेरे माता पिता की इज्जत की आपको कोई परवाह नहीं थी जो आप उनका दिया हुआ दहेज का सामान यहाँ लेकर आ गए। ये भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी। बैठकर भी तो बात की जा सकती थी ना। उसकी बात सुनकर मुकेश बोला, अच्छा बैठकर भी बातें होती हैं क्या? मुझे पता नहीं था क्योंकि तुमने कभी हमसे बात ही नहीं की। जब भी कोई समस्या होती तुम मायके आकर बैठ जाती थी। पीछे से सासू माँ फ़ोन करके मेरी माँ को परेशान करती थी, यहाँ तक कि मेरी माँ को धमकी दे डाली कि उनकी बात मानी नहीं तो कल को बेटा बहू अलग हो जाएंगे या आपको वृद्ध आश्रम छोड़ आएंगे। तब तुम्हें मेरी माँ के बारे में ख्याल आया था? अब रश्मि से भी कुछ कहते ना बना, पर अब घर में सबको रश्मि और सासू माँ के बारे में पता चल चुका था। आखिर बेटी कैसी भी हो, आखिर है तो बेटी ही। एक पिता उसका घर टूटने कैसे दे सकता था? उसका घर न टूटे इसलिए ससुर जी हाथ जोड़कर मुकेश से बोले, माफ़ करना दामाद जी, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी हमसे मिलने खुशी खुशी आई है, वो भी आप लोगों की रजामंदी से। पर आज तक जो हुआ सो हो गया। पर आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिसके कारण आपको या समधन जी को परेशान होना पड़े। अब आप हमारा थोड़ा सा मान रख लीजिए। आप इस दहेज के सामान को यहाँ से रवाना कर दीजिए। अपने ससुर जी को हाथ जोड़े देखकर मुकेश ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, माफ़ करना पापा जी, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, पर जिस तरीके से कल मेरी माँ को मैंने रोते देखा तब जाकर
मैंने यह कदम उठाया। आखिरकार ससुर जी ने दहेज के ट्रक को वापस मुकेश के घर भिजवा दिया और खुद रश्मि और अपनी पत्नी को लेकर मुकेश के घर की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर समधन जी से माफ़ी मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा इसका उनको आश्वासन दिया। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।